तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। मृदा संरक्षण पर अन्नदाता कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। आंवला के उद्यानों में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन उपाय। बीज अंकुरण परीक्षण पर एक जानकारी। किसान भाइयों, जिस प्रकार मानव जीवन के लिए भोजन, पानी, घर आदि आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि के लिए मृदा और जल की आवश्यकता होती है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भरण पोषण हेतु अधिक उत्पादन के लिए बढ़ते दबाव के कारण हम वनों तथा चारागाह को खेत के रूप में बदलते गए। परिणाम स्वरूप प्रकृति चक्र बिगड़ने लगा और अतिवृष्टि, सूखा और अकाल जैसी परिस्थितियां बनने से मृदा क्षरण और मृदा कटाव की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई। कभी कभी अधिक वर्षा से खेतों की उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल के साथ घुलकर नदी नालों में बह जाती है। अतः इन विकट परिस्थितियों से कैसे बचा जाए और कौन कौन से प्रबंधन कार्य किया जाए जिससे कि मृदा क्षरण और मृदा कटाव जैसी विकट समस्या से निजात पाई जा सके। इस हेतु देखिए हमारा एक कार्यक्रम का मुख्य अंश। मृदा क्षरण होता क्या है? बहुत अधिक बारिश और हवा चलने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वह उड़कर चली जाती है, जिससे कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका काफी ह्रास हो जाता है और उसकी जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि पहला उपाय है कवर क्रॉप लगाना। कवर क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी मिट्टी को घेरते हुए फैल के चलती हैं, जिससे कि जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और पानी अधिक गति से आने पर भी वह मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं और इससे आपकी मिट्टी दूसरे स्थान पर जाने से रुकती है। इसके बाद दूसरा उपाय है आपका मृदा क्षरण की समस्या ढालू स्थानों पर अधिक देखी गई है। जल द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम करने हेतु हमें पानी के बहाव के वेग को कम करना होगा। अतः इसके लिए कंटूर व समोच्च खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। खेत से मृदा क्षरण को रोकने हेतु मेड़बंदी अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाएं। इन मेड़ों पर वृक्ष, झाड़ी, बहुवर्षीय घासों को लगाएं। मृदा क्षरण रोकने के लिए अन्य कृषिगत उपायों में फसल अवशेषों को बिना जुताई किए खेतों में छोड़ना, ढाल के विपरीत बुआई करना इत्यादि क्रियाएं काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा क्षरण के द्वारा होने वाली हानि से बचा जा सकता है।
किसान भाइयों, भूमि की तरह ही जल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि में जल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जल संरक्षण के दो प्रमुख बिंदु हैं, एक कि हम उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग करें व दूसरा हम वर्षा जल का संरक्षण करें। जल के अत्यधिक उपयोग के लिए सिंचाई की उन्नत विधियों को उपयोग में लाएं, जैसे क्यारी बनाकर छोटे छोटे खंडों में पानी देना, सिंचाई हेतु प्रक्षेत्र पर पक्की नालियों का निर्माण तथा अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई प्रणाली को अपनाना। साथ ही साथ नमी संरक्षण हेतु पलवार करना, बुआई के बाद पाटा चलाकर समतल करना भी अति महत्वपूर्ण कार्य है। किसान भाइयों, हमारे लिए ये विडंबना की बात है कि जहां वर्षा काल में हम अतिवृष्टि का सामना करते हैं, वहीं ग्रीष्म काल में हमें पेयजल के भी लाले पड़ जाते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर हम इस विशाल जल संपदा का संरक्षण क्यों नहीं कर पाते। इसमें कोई संशय नहीं कि वर्षा जल का भूमि में ठीक प्रकार से समागम किया जाए तो हमें सूखा, अकाल जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा जल के संरक्षण व संभरण के लिए हम खेतों की निचली सतहों में पानी जमा करें, कृषि के लिए अनुपयोगी भूमियों पर डबरी एवं तालाबों का निर्माण करें, नालों में जगह जगह स्टम्प डैम का निर्माण करें, ढाल के विपरीत जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण किया जाए। वर्षा काल में जल को डबरी, तालाब इत्यादि में एकत्रित करें तथा छान कर कुओं व कूपों में डालें, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी और यही जल हम पीने तथा सिंचाई हेतु उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि प्राणी जीवन का आधार है तथा मिट्टी व जल कृषि का आधार है। अतः हमें प्रकृति के इस वरदान को भावी पीढ़ी के लिए संजो कर रखना है और इसके लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फल उद्यानिकी के अंतर्गत आंवला के उद्यानों का क्षेत्रफल हरियाणा में बढ़ रहा है। तो जिन किसानों ने इसके उद्यान लगा रखे हैं, ये समय में उत्पादन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आप आंवला के उद्यान में किन किन प्रबंधन कार्यों को संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस मुखर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में आंवले में फूल लग गए थे और इस समय जो है आंवला में फल लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे काले दाने के रूप में है। करीबों में इसका जो भ्रूण होता है फलों का या फल मान लीजिए, वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। और जब बारिश होती है उसके बाद में इसमें एक काइनेटिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और धीरे धीरे फलों का आकार भी, साइज भी बढ़ जाता है। जब फूल आते हैं
उस समय कई बार फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग जो है उस समय हल्की सिंचाई करें, ज्यादा पानी नहीं दे, नहीं तो आपके फूल झड़ जाएंगे। फिर भी फूल झड़ने की समस्या अगर बनी रहती है तो उस समय हम Na नामक हार्मोन, नैप्थेलिन एसिडिक अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं। इस हार्मोन का छिड़काव 50 से 100 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के फिर उसका छिड़काव करें। बाजार में प्लानोफिक्स नामक दवा मिलती है, तो प्लानोफिक्स दवा 4.5 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं पूरे पेड़ पे, तो उससे फूलों का झड़ना रुक जाएगा। किसान भाई, एक विशेष बात पे और ध्यान रखें कि जिस समय फूल आ रहे हैं या फल लग रहे हैं उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के, कोई भी कीटनाशी दवा जो कि आपके जो परागण कर रहे हैं ऐसे कीड़ों को मार दे। जैसे आपके मधुमक्खी है या ततैया है, इनसे परागण होते हैं, ये नर फूल से मादा फूल में जाके बैठते हैं, तब परागण होता है और फल वृक्ष में फल लगते हैं। तो उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के या कीटनाशी दवाई नहीं छिड़के जिसके कारण से ये जो परागण करने वाले कीट है ये खत्म हो जाए, तो आपके फलत कम बैठेगा। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा इस समय फल लगे हैं और गर्मी भी काफी है, तो ये ध्यान रखें कि नियमित रूप से आप सिंचाई देते रहे। ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 दिन सिंचाई बिल्कुल नहीं करें और फिर एकदम से भारी सिंचाई कर दे, तो उसमें भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए फल लगने के बाद आप नियमित रूप से सिंचाई करें। जैसे ही बारिश होगी और फलों के अंदर काइनेटिक नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो फलों का आकार बढ़ेगा और आप अक्टूबर या नवंबर में जाके नवंबर के महीने में फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई, जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए और उसके बाद में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिसमें बोरोन की मात्रा अवश्य रहे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्यतः लोहा, जस्ता, तांबा, बोरोन, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। इनका घोल, मिश्रित घोल बाजार में तैयार मिलता है। उसका छिड़काव आंवले के पौधे में 2 से 3 बार करें। एक बार फल लगने से पहले, एक बार फल जब मटर के दाने के बराबर हो जाए और एक बार फल जब बड़े हो उस समय जरूर इसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव के लिए 5 से 7 मिलीलीटर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल है उसको 1 लीटर पानी में घोले प्रति लीटर पानी के दर से और फिर इसका छिड़काव करें। उससे फलों में जो अंदर से पीलापन हो जाता है या फलों के झड़ने की जो बीमारी है उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलती है। फल झड़ना कम हो जाता है और दूसरे जो फलों के बीमारी होती है उसमें भी कमी आती है। तो इस तरह से किसान भाई, जब फूल लगे तो अधिक पानी नहीं दे और जब फूल आ रहे हो या फल लग रहे हो उस समय ऐसे कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करे जिससे कि मधुमक्खी या ततैया खत्म हो जाए। तीसरी बात, सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल जो है 2 से 3 बार पूरे साल में, पूरे वर्ष में अवश्य किसान भाई करें, तो आंवले के पौधे से अधिक उपज ले पाएंगे और जो भी समस्या है फूल झड़ने की या फल झड़ने की उसमें काफी हद तक रोकथाम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, यदि आप क्षेत्र के अनुसार एवं जलवायु के अनुसार प्रजातियों का चयन करने के बाद फसल की बुआई करते हैं तो आगे चलकर उस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिल सकती है। लेकिन हमारे किसान भाई इन बातों पर ध्यान नहीं देते और बाजार से जिस किस्म का बीज मिल जाता है उसी को खरीद कर बुआई कर देते हैं। इससे कम अंकुरण होने के कारण किसानों को कम पैदावार से ही संतोष करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप बीजों का अंकुरण परीक्षण कर लें तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो देखिए ये खास अंश। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। निसंदेह एक अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ अच्छे बीज से तात्पर्य उस बीज से है जिसकी अंकुरण क्षमता, भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता आदि शुद्ध एवं अच्छे बीज के लिए निर्धारित मानक पूरा करता हो। देश में अनेक सरकारी बीज संस्थाओं के होते हुए भी कृषकों को प्रति वर्ष आवश्यक अच्छे बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण किसान अपनी पूर्व में बोई गई फसल से संचित बीजों को ही प्रयोग करने पर विवश है। ऐसे में यदि हमारे कृषक बंधु अपनी पूर्व फसल से प्राप्त दानों को बीज के रूप में प्रयोग करते हैं तो उन्हें उस बीज की बुवाई से पहले अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए या स्वयं कर लेना चाहिए। आइए समझें कि बोए जाने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ हैं। बीज की अंकुरण क्षमता या प्रतिशत ज्ञात होने पर हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बीज की मात्रा का सही अनुमान लग पाता है। यदि अंकुरण क्षमता मानक के अनुरूप है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में बीज की निर्धारित मात्रा ही खेत में डालना चाहिए, और यदि अंकुरण मानक से कम है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक बीज खेत में डालना चाहिए। अच्छे जमाव वाला बीज बोने से हमें खेत में वांछित पौधों की संख्या की प्राप्ति होती है, जिससे अनुकूल उत्पादन मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें या कराएं। किसान भाइयों, बुवाई से पहले पर्याप्त समय उपलब्ध रहने पर किसी भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विभाग से संबंधित हो, उनके पास बीज का नमूना भेज अंकुरण परीक्षण कराया जा सकता है। नमूना भेजते समय फसल का नाम, प्रजाति का नाम, नमूना लेने का दिनांक, अपना नाम व पता लिखना न भूलें। इसके लिए एक टैग पैकेट के भीतर और एक टैग पैकेट के बाहर लगा दें। यदि समय कम हो और नमूना भेजना संभव ना हो तो किसान भाइयों, आप अपने घर पर ही अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। किसान भाई अपने स्तर पर बीज का अंकुरण 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहली है बालू विधि, जिसके लिए बालू और एक उथला आयताकार या गोलाकार बर्तन या ट्रे ले लें। बालू को जीवाणु रहित करने के लिए स्टेरलाइज कर लेते हैं। बर्तन में 3/4 बालू भरकर ऊपर से पानी डालकर नम कर लेते हैं। उसके बाद 100 बीजों को बालू की परत पर रखकर ऊपर से बालू की एक हल्की सी परत बिछा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद बालू को हल्का सा नम करके ऊपर से ढक देते हैं। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके बीज अंकुरित हो रहे हैं। फिर अंकुरित बीजों को गिनकर जमाव का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। यदि नमूने में रखे गए 100 बीज में से 70 बीज का अंकुरण होता है तो आप समझ लें कि आपका बीज 70% अंकुरण वाला है। फिर उसी के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण कर लें। यह विधि बड़े दानों वाले बीजों जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा आदि के लिए उपयुक्त है। बीज अंकुरण की दूसरी विधि की बात करें तो वो है पेपर विधि। किसान भाइयों, इस विधि में जमाव की जांच के लिए एक विशेष प्रकार का पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसे जर्मिनेशन पेपर कहा जाता है। इसे बाजार से खरीद सकते हैं। इसमें बीज को पेपर के ऊपर या पेपर के बीच में रखकर जमाव परीक्षण किया जाता है। किसान भाई जर्मिनेशन पेपर की जगह पुराने फटे टाट या तौलिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेपर विधि की तरह ही टाट या तौलिए को ट्रे या बर्तन में फैलाकर पानी से भिगो देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बीज को स्थापित कर देते हैं और ऊपर से एक दूसरा टाट या तौलिया का टुकड़ा डाल देते हैं। उसके बाद इसको ऊपर से गीला कर देते हैं और अंकुरण के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षित रख देते हैं।
नमी की कमी होने पर समय समय पर पानी की हल्की छींटें देते रहते हैं। 1 सप्ताह बाद जमे हुए दानों को गिनकर अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि मध्यम आकार के बीज जैसे उड़द, मूंग, अरहर तथा छोटे आकार के बीज जैसे तिल आदि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो किसान भाइयों, खरीफ की फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लें या कर लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम चमारिया, जिला रोहतक के रमेश मान ने। आप दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान पर जानकारी चाहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप अगर नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं अपने जानवरों की तो एक बार में एक इजैकुलेशन में जितना सीमेन निकलता है उससे केवल एक जानवर ही गाभिन कराया जा सकता है। लेकिन अगर उसको हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम आर्टिफिशियल वेजाइना में उसको कलेक्ट करते हैं सीमेन को, तो इससे हम एक इजैकुलेशन में जितना सीमेन आता है उससे हम 8 जानवरों को प्रेग्नेंट करा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नेचुरल ब्रीडिंग में जब तक हमारे पास साढ़ है तब तक हम अपने जानवरों को उससे प्रेग्नेंट करा सकते हैं। लेकिन जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की बात आती है, हम सीमेन को साढ़ से कलेक्ट करके उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख लेते हैं। वो कईयों साल तक सीमेन खराब नहीं होता लिक्विड नाइट्रोजन में, और जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस साढ़ से हम सीमेंट कलेक्ट किए हैं वो साढ़ 15-16 साल में मर जाएगा। उसके बाद भी हम उसके सीमेन से उसके द्वारा हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में एक दिक्कत और आती है कि कभी कभी अगर हमने 100 जानवरों को कृत्रिम गर्भाधान कराया तो हमें मान के चलते हैं कि 70 जानवर प्रेग्नेंट हो गए और 30 जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो गए। कारण ये होता है कि कोई भी जानवर 12-13 घंटे से लेके 30-35 घंटे तक और कभी कभी 40-45 घंटे तक गर्म रहता है। लेकिन जब ओवुलेशन होता है, ओवरी का मुंह खुलता है, तो ओवा फीमेल में ओवरी से बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में आता है और उस समय अगर सीमेन उसके अंदर प्रवेश करता है वेजाइना के अंदर, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ओवुलेशन सामान्यतः 12-13 घंटे से लेके 20-22 घंटे के बीच में जो गर्म होने का समय है उसी समय होता है। अगर हमको सही जानकारी नहीं है कि हमारा जानवर कब गर्म हुआ, तो उसी कारण से अगर हमने जैसे कोई जानवर शुरू में गर्म हुआ तो ऐसे ही अगर एआई करवा देते हैं या 20-22 घंटे के बाद करते हैं तो ज़्यादातर जानवरों में रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं और जानवर जो है दोबारा गर्म हो जाता है। तो इसलिए कृत्रिम गर्भाधान में ज़रूरी होता है कि हमें टाइम का बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए कि हमारा जानवर कब गर्म हुआ, तभी जाके उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। कृत्रिम गर्भाधान में जो भी, चाहे वो पशुपालन का केंद्र हो, पशु की चाहे वो बाइफ का सेंटर हो, मुश्किल से 40-50 रुपया खर्च होता है एक जानवर को प्रेग्नेंट कराने में, और आदमी बड़े आराम से जब जानवर किसी का प्रेग्नेंट होता है अपना कर्मचारी या स्वयं आके उपस्थित होकर और कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम चोखड़ा, जिला बिलासपुर के शफीक अहमद ने। आप बत्तख के चूजों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले उसको ब्रूडर हाउस में रखें, ठीक उसी तरह से जैसे कि हम मुर्गी के बच्चों को रखते हैं। तो ब्रूडर हाउस में रखने में सावधानी बरतें कि उसके जितने भी हाउस के खिड़की या दरवाजे हैं, खिड़कियों पे इस तरह से शीशा या जाली लगा दें और कोई ऐसी शीट लगा दें पॉलीथीन की, जिससे कि प्रकाश तो आता रहे। दूसरे जो है फर्श पे नीचे कुछ जैसे भूसा है या धान की भूसी है, गेहूं का भूसा है, धान का पुआल है बारीक कटा हुआ, इसके नीचे एक तह लगा दें। और फिर गार्ड जरूर रहें, गार्ड रेल कहते हैं, जिसको चिक गार्ड भी कहते हैं। चिक गार्ड की जो ऊंचाई है वो करीब 1.5 फीट तक रखें, 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंचा रखें चिक गार्ड को। अंदर साइड में जो है वो पेपर अखबार जो होते हैं इन तह लगा दें और फिर हम बल्ब जला देते हैं। यदि बिजली की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है तो हम एक बुखारी आती है जो लकड़ी के बुरादे से भी चल सकती है। इसके एक बुखारी लगा दें उस ब्रूडर हाउस में, जिससे कि उसमें गर्मी बनी रहे। और ये भी देखते रहना है कि ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी ना हो। अगर तापक्रम बहुत ज़्यादा होगा तब भी ये हानिकारक होगा और कम होगा तब भी हानिकारक होगा।
यदि जाड़े का मौसम है तो उनको तापक्रम और उसकी प्रकाश की व्यवस्था करें, और यदि गर्मी का मौसम है तो हीटर और बुखारी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको हवा का जो है प्रबंध करना पड़ता है। तो एक तो प्रकाश का और दूसरे हवा का। प्रकाश का प्रबंध जरूरी है, प्रकाश जरूर रहना चाहिए। यदि प्रकाश नहीं है तो बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं, एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। दूसरा बिंदु इसका है कि हवा का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। जिस कमरे में हम रखें बत्तख के बच्चों को, उसमें हवा का आदान प्रदान भली भांति होना चाहिए। और फर्श पर प्रथम 4-5 दिन के लिए अखबार या कोई समाचार पत्र है, इसको फैला के और शुरू के 1 दिन तक गुड़ का घोल पिलाना चाहिए। आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ घोल के, और ये करीब 50 बच्चों के लिए पर्याप्त होती है। तो पहले 12 घंटे के लिए गुड़ का घोल पिलाएं, और यदि गुड़ नहीं है तो कोई भी शुगर का, चीनी का गुड़ पिला दें। यदि गर्मी का मौसम है तो ग्लूकोज का घोल भी पिला सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो अंडे से आए हैं बाहर निकल के, तो जो आंतों में कोई गंदगी है या कोई कमी है तो वो साफ़ हो जाती है, और उनको एक साथ जो है एक ऊर्जा का स्रोत मिल जाता है, क्योंकि गुड़ भी ऊर्जा का एक स्रोत है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उनको एक ऊर्जा का स्रोत भी मिल जाता है। दूसरे उनकी आंतें साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद में फिर हम प्री स्टार्टर दाना, जो प्री स्टार्टर दाना आता है मुर्गे का, तो ये करीब 1 सप्ताह तक हम प्री स्टार्टर दाना देंगे उन्हें। और 1 सप्ताह से बाद में जैसे ही बच्चे दूसरे सप्ताह में प्रवेश करेंगे तो उस समय हम स्टार्टर दाना शुरू कर सकते हैं, और करीब 25 दिन तक हम स्टार्टर दाना देंगे। और 25 दिन के बाद में फिर हम फिनिशर दाना देते हैं। 45 दिन के बाद में बच्चे तैयार हो जाते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadaata@etv.co.in पर। इसके अतिरिक्त आप हमें खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारा निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। सिंघाड़ा की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।